दोस्तों स्वागत है आपका लीजा ठाकुर के लॉपीडिया में। दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक है वो है किसानों के 3 नए कानून। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, संसद में जो 3 विधेयक रखे गए हैं उसको लेकर किसानों में बहुत ही ज्यादा आक्रोश नजर आ रहा है और वो उस तीनों विधेयक से बहुत नाखुश और नाराज नजर आ रहे हैं, जिसके चलते रोज धरना प्रदर्शन, रोज तरह तरह के आंदोलन हमें फेस करने पड़ रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि किसानों के लिए सरकार कह रही है कि जो 3 विधेयक हम लेके आए हैं ये बहुत ही लाभप्रद है किसानों के लिए, नहीं, ये हमारी इकोनॉमिक्स के लिए भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है। और दूसरी ओर विपक्ष क्या कह रहा है कि ये बिल्कुल ही बर्बाद कर देने वाले नियम है। अब दोस्तों जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, अगर आप सरकार में हैं तो जो आप करोगे वो ही सही है, और अगर आप विपक्ष में हो तो सरकार भले ही सही करे वो गलत ही होगा, ठीक है। लेकिन सोचना आपको ये है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे टॉपिक को। तो जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है या सबसे पहला कानून है किसानों के लिए वो है इसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल। इसको अगर हम हिंदी में पढ़े तो आवश्यक वस्तु अधिनियम, मतलब शॉर्ट फॉर्म में भंडारण, ठीक है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट से या आवश्यक वस्तु अधिनियम से हमारा क्या तात्पर्य है, इसमें वो चीज आती है जिसका प्रयोग हम रोज अपने दैनिक जीवन में जीने के लिए करते हैं, जैसे दाल, चावल, आटा, चीनी, ये सब, ठीक है। ये हमारे आते हैं इसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट में। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने गेहूं की खेती करी है, ठीक है। भंडारण से मैं बता दे रही हूँ आपको, भंडारण से हमारा क्या तात्पर्य है या फिर इस कानून से हमारा क्या तात्पर्य है। किसी किसान ने गेहूं की खेती करी, अब गेहूं की खेती करने के बाद किसान क्या करेगा, जाके डीलर को सेल कर देगा या किसी व्यापारी को सेल कर देगा या फिर किसी भी एजेंसी को सेल कर देगा। अब ये तीनों क्या करेंगे, ये तीनों स्टॉक करके रख लेंगे, मतलब उसका भंडारण कर लेंगे गेहूं का। इन तीनों के भंडारण करने के बाद जब लोग इनसे मांगेंगे कि भाई तुमने गेहूं की खेती खरीदा है इस बार या गेहूं की फसल को खरीदा है, तो वो क्या कहेगा, नहीं नहीं हमने नहीं खरीदा, हमारे पास गोदाम ही नहीं है, हमारे गोदाम में फैसिलिटी ही नहीं है, या हमारे यहाँ पे फसल खराब हो जाती है तो इसलिए हमने इस बार नहीं खरीदा। वो ऐसे झूठ बोल के उन लोगों को टला देगा, लेकिन उसने, वो जानता है कि उसने खरीदी है। अब हमारा एक नियम है कि जब किसी वस्तु की मांग बढ़ती है और खपत कम हो जाती है तो क्या हो जाता है, उस वस्तु के दाम बढ़ जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए जैसे उसने गेहूं की खेती को स्टॉक, गेहूं की फसल को स्टॉक कर लिया, अब मार्केट में गेहूं की फसल की मांग बढ़ गई और उसकी खपत स्टॉक करने के कारण कम हो गई, तो अब वो क्या करेगा, उसके ना दाम बढ़ जाएंगे, मतलब गेहूं के फसल के दाम बढ़ जाएंगे मार्केट में। अब ये लोग क्या करेंगे, डीलर और व्यापारी या फिर एजेंसी वाले क्या करेंगे, उसका उत्पादन खोल देंगे, मतलब अपना स्टॉक खोल देंगे और ऊंचे दामों पर बेच के धीरे धीरे अपना लाभ कमा लेंगे। तो इससे इन लोगों को तो प्रॉफिट है, लेकिन इससे किसानों को क्या प्रॉफिट है ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। अब सरकार क्या कह रही है कि सिर्फ डीलर, व्यापारी, एजेंसी एक्सेट्रा लोग ही भंडारण नहीं कर सकते, अब किसान भी भंडारण कर सकते हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, किसान कहाँ भंडारण करेगा, उसकी ये कोई हवेली है या उसके बड़े बड़े गोदाम है जहाँ किसान वो करेगा। आप सभी लोग जानते हो कि एक कहावत है कि छत टपकती थी उसकी फिर भी वो बारिश की दुआ करता था। अब ये वो किसान होता है, किसान के पास अपने रहने के लिए नहीं है। आप लोग नहीं जानते हैं कि वो कितनी गरीबी में अपना जीवन काटता है, वो कैसे स्टॉक कर सकता है। या फिर मान लीजिए, चलो घर को भी छोड़िए, आप मान लीजिए किसी किसान ने टमाटरों की खेती करी है। अब टमाटर कोई 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो तो वो बोएगा नहीं, भारी मात्रा में टमाटर बोएगा। उसके बाद टमाटरों की खेती करने के बाद आप मुझे ये बताओ, क्या टमाटर की खेती को किसान स्टॉक करके रख सकता है? नहीं रख सकता। क्यों? पहली बात तो उसके पास जगह नहीं है, दूसरी बात उसके पास फैसिलिटीज नहीं है, और तीसरी बात अब जब उसके पास ये नहीं है, मान लीजिए 1% वो कहीं रख भी लेता है, टमाटर सबसे जल्दी खराब हो जाते हैं, इससे नुकसान हो जाएगा उसको, किसान को। तो क्या वो स्टॉक कर सकता है? कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो दोस्तों ये तो था हमारा भंडारण, जिससे डीलर और व्यापारी और एजेंसीज को फायदा है। क्यों? क्योंकि वो भंडारण कर सकते हैं अपने अपने गोदामों में सभी फैसिलिटी के साथ। लेकिन इससे किसानों को क्या फायदा है वो मुझे समझ नहीं आ रहा है। आपको समझ आता है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसमें मैं आपको एक पॉइंट और बताना चाहूंगी भंडारण में। जब 1955 में, सन 1955 से पहले ये वाला नियम लागू था कि इंसान भंडारण कर सकता है केवल युद्ध और आपदा में नहीं कर सकता। जब देश में युद्ध हो या कोई आपदा हो तब भंडारण नहीं किया जाएगा। ये 1955 से पहले नियम था।
फिर उसके बाद 1955 में इस नियम को खारिज कर दिया गया, मतलब बंद कर दिया गया। ठीक है, उसमें ये नियम आ गया कि भंडारण अब कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन फिर 2020 में सरकार द्वारा ये नियम ला दिया गया कि आप भंडारण कर सकते हो, केवल युद्ध और आपदा में भंडारण नहीं किया जा सकता। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति इनकी कंप्लेंट भी कर देता है पुलिस वालों के पास। अब पुलिस वाले जाएंगे इनके पास कि भाई तुमने स्टॉक किया हुआ है। अब ये उनसे क्या कहेंगे कि युद्ध है, वो कहेगा पुलिस वाला नहीं, आपदा है, वो कहेगा नहीं, तो फिर निकलिए यहाँ से। मालूम नहीं है क्या 2020 में सरकार लेके आई थी कि भंडारण कर सकते हैं, सिर्फ युद्ध और आपदा में भंडारण नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो था हमारा भंडारण। अब हम सेकंड पॉइंट ले लेते हैं कि सेकंड पॉइंट हमारा क्या कहता है, या सेकंड दूसरा कानून हमारा क्या कहता है। तो जो हमारा दूसरा कानून है दोस्तों, वो है फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फर्म सर्विसेज बिल। इसको हिंदी में अगर हम देखें तो मूल्य आश्वासन पर बंदोबस्त और सुरक्षा समझौता। और अगर हम इसे छोटे तरीके पे समझना चाहें तो सीधा सीधा हमारा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, आधा तो ये आपने नाम से ही डिस्क्राइब हो गया है, लेकिन फिर भी हम इसको एक बार इस पे चर्चा कर लेते हैं। चर्चा में क्या है, इसमें उन्होंने क्या बताया ना कि किसानों से बड़ी बड़ी कंपनियां भी अनुबंध कर सकती हैं। अब उन्होंने उनको बिल्कुल खुली छूट दे दी है। अब जैसे मान लो जैसे कोई लेस कंपनी वाला है, लेस कंपनी जो चिप्स बेचता है, आप मुझे बताइए, आप एक दिन में पता नहीं कितने ही लेस के पैकेट देख लेते होंगे। आजकल हर गली के बच्चे के पास लेस का पैकेट होता है, हर किसी के हाथ में लेस का पैकेट होता है। इससे तो आप जान गए हैं कि लेस कंपनी बहुत आगे निकल चुकी है। अब ये लेस कंपनी क्या करेगी, अगर डायरेक्ट जाएगी किसान के पास 1 टन आलू खरीदने, तो उसको रेट ज्यादा बताया जाएगा। तो अब किसान क्या करेगी, लेस कंपनी अपने इंजीनियर को भेजेगी कि जाके पता करके आओ 1 टन आलू कितने क्षेत्र में बोया जाएगा, या हम बो सकते हैं कितने क्षेत्र में खेती करेंगे हमें 1 टन आलू मिल जाए। अब इंजीनियर जाएगा। अब इंजीनियर क्या करेगा, ये देखेगा पूरा ये एक गांव है, ठीक है, इस गांव में इतने खेत हैं, जैसे मान लीजिए ये रामू का खेत, ये श्याम का खेत, ये मोहन का खेत, ये गीता का खेत। ठीक है, अब वो कहेगा कि अगर हम इतने खेतों में आलू बो दें तो हमें 1 टन आलू मिल जाएगा। ठीक है, अब इस लेस कंपनी का मालिक क्या करेगा कि किसानों के पास जाएगा और किसानों से कहेगा कि तुम अपने अपने खेतों में सिर्फ आलू बो, सिर्फ आलू, और कुछ मत बो, सिर्फ आलू बो। अब किसान कहेगा कि पैसा मिलेगा तो हम आलू बोएगा। अब ये लेस कंपनी वाला क्या करेगा, वो कहेगा कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें, ये एक पॉइंट याद इसका प्राइस बिफोर फार्मिंग, मतलब खेती करने से पहले ही प्राइस निश्चित हो जाता है इसका। अब लेस कंपनी वाला क्या कहेगा कि भाई मंडी में पता करो आलू कितने रुपए किलो चल रहा है। अब मंडी में पता करने पर क्या पता लगा कि आलू 20 रुपए किलो चल रहा है। ठीक है, अब कंपनी वाला क्या कहेगा किसान से कि मंडी में 20 रुपए किलो चल रहा है, मैं तुमसे 25 रुपए किलो खरीदूंगा, मतलब 5 रुपए का फायदा मैं तुम्हें दूंगा, 25 रुपए किलो में खरीदूंगा। यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि सभी अपने अपने खेतों में आलू बोएंगे और उस आलू को कंपनी वाला 25 रुपए किलोग्राम में खरीदेगा। अब मान लीजिए 4 से 6 महीने हुए, कंपनी वाला इधर देखने नहीं आएगा कि इधर क्या हो रहा है। ठीक है, और किसान बहुत खुश है कि भाई मंडी में तो 20 रुपए किलो बिक रहा है और मेरा 5 रुपए फालतू में जाएगा, तो मुझे और चाहिए क्या, मुझे प्रॉफिट हो रहा है और कहीं इधर उधर जाने की भी जरूरत नहीं, दौड़ना नहीं पड़ेगा, बस ट्रक में डालो और बिक गया माल। अब ये 6 महीने बाद जब आलू की फसल होती है तो कंपनी वाला क्या करता है, अपना अपना ट्रक लगा देगा कि आलू इसमें भर दो। अब जब कंपनी वाला अपना ट्रक लगा देगा तो उसमें क्या होगा, जब कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट हुआ किसानों का तो कितने में हुआ, 25 रुपए किलो में। ठीक है, लेकिन अब जो मंडी के दाम हैं वो कितने हो गए हैं, 50 रुपए किलोग्राम। अब किसान सोचेगा कि ये तो मुझे घाटा हो गया, जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था तब मैं सोच रहा था मुझे प्रॉफिट है, 5 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, लेकिन अब 6 महीने बाद आलू का दाम बढ़ गया, कितने हो गए, 50 किलोग्राम। इसमें किसान सोचेगा कि मुझे तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अगर हम इसको ही विपरीत दिशा से देखें तो अब मान लीजिए
जैसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 2500 रुपए 25 किलोग्राम में, अब मंडी का दाम कितना हो गया 10 kg, मतलब 10 रुपए किलो आलू हो गया। अब इसमें लेस वाली कंपनी को नुकसान हो गया। अब लेस वाला सोचेगा यार ये तो मुझे 15 रुपए का नुकसान हो गया, जब मैं गया था 20 रुपए में तो 25 रुपए मैंने दे दिए। अब ये मंडी का दाम 10 रुपए किलो हो गया तो मुझे तो 15 रुपए का नुकसान हो गया। चलो कोई बात नहीं, कंपनी तो झेल जाएगी, ठीक है। लेकिन किसान को जो नुकसान हुआ था, किसान को नुकसान जब हुआ था, जैसे अब मंडी का रेट 50 रुपए किलो है, किसान को 25 रुपए में देना पड़ेगा। अब इसी स्थिति में किसान क्या करेगा, चुपचाप जाके अपनी फसल को मंडी में बेच देगा, कंपनी को नहीं देगा, फायदे के लिए मुनाफे के लिए मंडी में जाके बेच देगा। तो इस स्थिति में कंपनी क्या करेगी, उसे तो नुकसान हो गया, उसे फसल नहीं मिलेगी तो वो चिप्स कैसे बनाएगी, ठीक है। और अब मान लीजिए मंडी का रेट 10 रुपए हो गया, अब कंपनी वाले क्या करेंगे, वो 10 रुपए में दे रहा है, तुम्हें देना है तो दो। अब वो किसानों के साथ ऐसा बिहेव करेंगे, हम तो 10 रुपए किलो में देंगे, लेना है तो दो। अब वो रोएगा बेचारा किसान कि मैं क्या करूं। इस स्थिति में कि दोनों में से किसी को भी नुकसान ना हो, सरकार ने क्या करा कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, यहीं पे सरकार ने गलती कर दी कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वो मंडी अधिकारी के समक्ष होगा। अब देखिए मंडी अधिकारी पे किसानों को बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है और इसीलिए वो इस वजह से भी बहुत आक्रोश में है। मंडी अधिकारी को तो सैलरी मिलनी मिलनी है, किसानों का कहना है या फिर सरकार को ये करना चाहिए था कि ये कॉन्ट्रैक्ट एक किसान और कंपनी के बीच में जब होगा कॉन्ट्रैक्ट, तो वो मंडी अधिकारी के बीच में नहीं बल्कि इसके सरपंच या गांव का जो भी अधिकारी होगा उसके समक्ष में होगा। इससे क्या प्रॉफिट है किसानों को, मैं बता देती हूँ। अगर लेस वाली कंपनी के साथ किसान धोखाधड़ी करता है तो सरपंच किसानों को भी कहेगा कि तूने ये गलत किया, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो तुझे कंपनी को ही देना पड़ेगा। और अगर कंपनी किसानों के साथ छल कर कर उन्हें कहती है कि 10 रुपए में बिक रहा है, 10 रुपए में दो, ऐसा करती है, तो सरपंच अपने किसानों के लिए भी ऑब्जेक्शन करेगा कि कंपनी तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ठीक है, ये गलत है जो भी तुम कर रहे हो, ये इलीगल है वगैरह वगैरह। क्यों करेगा सरपंच ऐसा और मंडी अधिकारी क्यों नहीं करेगा? मंडी अधिकारी इसलिए नहीं करेगा क्योंकि वो जानता है कि उसे किसानों से पैसा नहीं मिलेगा लेकिन कंपनी से पैसा मिलेगा, ठीक है। और सरपंच किसानों का साइड क्यों लेगा? क्योंकि सरपंच के ना हर 5 साल में चुनाव होते हैं और ये जितने भी किसान है ना, ये सब उसके वोटर्स हैं। अगर सरपंच अपने किसानों के लिए नहीं लड़ेगा तो उसे अगली बार वोट नहीं मिलेगा। वो समझ जाएंगे, किसान क्या बोलेंगे, बेटा तुम हमारे लिए लड़े नहीं थे, तुम्हें अगली बार चुनाव में खड़ा नहीं करेंगे, वो उसे खड़ा ही नहीं होने देगा। इसी वजह से सरपंच अपने किसानों का साइड लेगा अगर उनके साथ गलत होगा, और मंडी अधिकारी नहीं लेगा। उसे पता है मैं अच्छा करूं या बुरा करूं, किसानों का साइड लूं या ना लूं, मेरे पास हर मंथली सैलरी मेरी आ जानी है। और अगर ऊपर से कमाना है तो जाके मंडी से समझौता कर लेगा, मतलब कंपनियों से समझौता कर लेगा, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। लेकिन इसका एक फायदा और भी है दोस्तों, इतना ही रोक दो इसको। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग थी ये अभी नहीं, ये 2012 से चलती आ रही है, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। लेकिन इसमें एक फर्क है कि 2012 से जो अब तक होती आ रही है ये छोटे पर्दे पर होती आ रही है, लेकिन अब सरकार संसद से विधेयक पास करा के लाई है तो ये बहुत बड़े पैमाने पर की जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो हालांकि मैं आशा करती हूँ कि आप लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम अपने तीसरे टॉपिक, तो अब जो हमारा तीसरा नई टॉपिक है वो है फार्म प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल। मतलब इसको हिंदी में देख लें तो कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य, ठीक है। इससे हमारा क्या तात्पर्य है? इसमें सरकार कह रही है कि भाई जरूरी नहीं है कि किसान सिर्फ एमएसपी में ही बेचे, वो कहीं बाहर भी बेच सकता है, ठीक है, मतलब कहीं भी बेच सकता है किसान। हाँ, मुझे एक बात बताइए, सरकार की एक सरकारी संस्था है एनएसएसओ सरकार को बेरोजगारी का आंकड़ा देती है,
ठीक है, ये बेरोजगारी का आंकड़ा देती है। अब सरकार इसको ही खत्म करना चाह रही है कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, ना बार बार बेरोजगारी का आंकड़ा देगा और ना ही रोजगार देना पड़ेगा। एनएसएसओ क्या बताती है कि कृषि का 6% ही मंडी में जाता है, ठीक है, बाकी का 94% वो इधर उधर बेच देते हैं। मतलब जैसे किसानों ने अपनी फसल व्यापारियों को बेच दी, डीलर को बेच दी, किसी किराना स्टोर पे बेच दी, किसी बड़ी सब्जी की दुकान पे बेच दी, या फिर खुद ही चौराहे पे दुकान लगा के बेच डाली। तो सिर्फ 6% हिस्सा ही मंडी में जाता है, 94% हिस्सा इधर उधर वो लोग बेच देते हैं। तो अब हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि सरकार कह रही है इसके थ्रू कि आप किसान बाहर भी बेच सकता है अपने फसल को। अरे भाई, बिना इसके भी तो किसान बाहर ही बेच रहा है, कृषि का 94% हिस्सा बाहर ही तो जा रहा है, 6% मंडी में आ रहा है। तो ये विधेयक क्यों लाया गया है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। आपको समझ आ रहा है तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। इसमें किसानों को क्या लग रहा है कि हमारा एमएसपी छीन लिया जाएगा। एमएसपी क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब एमएसपी में एक है CASP। CASP क्या करती है? एमएसपी का मूल्य तय करती है कि भाई आलू है, आलू 40 रुपए किलो बिका जाएगा। अब इसमें क्या हुआ, अब मान लीजिए किसान अपनी फसल लेके जाता है, ठीक है, ये तो हो गई CASP और ये हो गया हमारे अड़ती, ठीक है, या फिर बिचौलिया, या बिचौलिया कह लो या कोई भी दलाल कह लो, ठीक है। अब एमएसपी मतलब CASP ने रेट तय किया कि मार्केट में आलू 20 रुपए किलो बेचे जाएंगे, ठीक है। अब किसान क्या करेगा? आलू की खेती करेगा, ट्रक में भरेगा और पहले एमएसपी वालों के पास आएगा कि आलू कितने रुपए किलो ले रहे हो भाई तुम? वो कहेगा मैं 20 रुपए किलो ले रहा हूँ। अब वो किसान अड़ती के पास जाएगा कि मेरा आलू कितने में बिकवा दोगे? अब अड़ती कह रहा है कि मैं 30 रुपए किलोग्राम में आलू बिकवा दूंगा। सरकारी जगह पे क्या 20 रुपए, और अड़ती के पास, बिचौलिए के पास कितना? 30 रुपए। अब किसान सोचेगा कि यार मुझे तो फिर एमएसपी में कोई फायदा ही नहीं है, मैं तो अड़ती के पास चला जाऊं, 10 रुपए का तो फायदा है। तो किसान क्या करेगा? अड़ती के पास बेच देगा। अब इसी को अगर हम दूसरे रूप से देखें, एमएसपी में रेट कितना है? 50 रुपए किलोग्राम, ठीक है। अड़ती कितना रुपए में खरीदेगा? 40 रुपए में। अब किसान पहले अड़ती के पास आएगा, भैया भैया कितने में खरीदोगे? वो कहेगा मैं 40 में खरीदूंगा। अब किसान पता करने के लिए रेट एफसीआई मतलब एफसीआई के गोदामों में जाएगा कि वहां पे कितना मूल्य तय किया है CASP में। वो कहेगा कि यहाँ पर 50 किलो। अब किसान सोचेगा कि जब मैं अड़ती के पास गया तो वो 40 रुपए किलो में खरीद रहा है, सरकार कितने में खरीद रही है? 50 रुपए किलो में, तो वो सरकार को बेच देगा। क्यों? क्योंकि इसमें तो कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ ना, इसमें ऑप्शनल है, या तो आप यहाँ बेचो सरकारी में या फिर आप किसी मंडी में बेच दो, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ऐसा नहीं है, वहां मूल्य तय होने के बाद चाहे आपको मुनाफा हो या घाटा हो, आपको वहीं ही बेचना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं इसमें एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि कई लोग इसी में उलझे रहते हैं कि एमएसपी, CASP और FCI क्या है। तो एमएसपी मैं आपको बता देती हूँ। एमएसपी है, आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, मैंने अभी आपको समझाया। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होता है? बड़ी बड़ी कंपनियां अनुबंध करती हैं किसानों से, ठीक है। इस क्रिया को हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं। लेकिन वही कॉन्ट्रैक्ट अगर किसानों से सरकार करती है तो उसको एमएसपी कहा जाता है, ठीक है। और CASP क्या होता है? जो एमएसपी का मूल्य तय करती है, ठीक है। और FCI गोदाम, FCI क्या होता है कि जहां पर बेचा जाता है किसानों के फसल, मतलब जहां पर किसान फसल को बेच देता है वो FCI के गोदामों में बेच देता है, ठीक है। तो अब यहाँ किसान क्या सोचेगा कि मुझे तो यहाँ प्रॉफिट है तो मैं यहाँ बेच दूंगा। अब इसमें क्या करता है, इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों कि आजकल FCI के गोदामों में भी करप्शन होने लगा है, ठीक है। वो कैसे होने लगा है वो मैं आपको बताती हूँ। और सरकार का ये कानून लाने का सबसे बड़ा मोटिव यही है कि एमएसपी को या FCI को खत्म कर दिया जाए। वो कैसे, मैं बताती हूँ। मान लीजिए किसान ने टमाटर की खेती करी, ठीक है। टमाटर का भाव चल रहा है या 40 रुपए किलो या व्हाटएवर जो भी चल रहा है, उसने टमाटर की खेती करी। अब वो ट्रक भरकर ले आया अड़ती के पास या किसी भी
एफसीआई के गोदामों में, मान लीजिए एफसीआई के गोदामों में वो ट्रक भरकर 1 टन का ले आया। अब वो कहेगा जी टमाटर है मेरा, खरीद लो, फसल ले लो, ठीक है। अब एफसीआई के गोदाम वाले क्या कहेंगे, जी हमारा तो ओवरलोड हो चुका है, हम आपकी फसल नहीं खरीद सकते, हमारे पास तो सुख सुविधाएं नहीं है, हम आपकी फसल नहीं खरीद सकते, हमारा ओवरलोडेड हो चुका है, हम नहीं खरीद सकते। ऐसे बहाने बना बनाकर किसान को मना कर देंगे। अब किसान सोचेगा टमाटर है, नहीं बेचा तो खराब हो जाएगा, और अगर चौराहे पे भी दुकान लगा के बेचूंगा तो कितना बेच लूंगा, मेरी फसल खराब हो जाएगी, मेहनत खराब हो जाएगी। तो अब किसान के पास एफसीआई वाले क्या करेंगे, इस अड़ती को भेजेंगे, पीछे से घुसा के भेजेंगे, ठीक है, मतलब पीछे से भेजेंगे, सामने से नहीं। क्यों? क्योंकि अगर इसके पास, एफसीआई के पास ये सीधा जाएगा तो एफसीआई को पूरा रुपया उसको देना पड़ेगा। मान लीजिए अगर किसान का रेट मार्केट में 100 रुपए किलो चल रहा है ना, तो एफसीआई को भी पूरा 100 रुपए किलो में ही बेचना पड़ेगा। लेकिन जब वो अड़ती को पीछे से डालेंगे, इसमें किसान के पास भेजेंगे, अब अड़ती जाएगा कि भाई किसान भाई क्यों रो रहे हो, क्या हो गया? अब किसान कहेगा मेरी फसल कोई नहीं खरीद रहा है, टमाटर की फसल है, जल्दी खराब हो जाएगी, मेरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। अब आड़ती क्या करेगा, किसान से कहेगा कि चलो इस फसल को, इस 1 टन की फसल को मैं बिकवा दूंगा। अब किसान खुश हो जाएगा, हाँ मेरी फसल बिकवा दोगे? आड़ती कहेगा हाँ मैं बिकवा दूंगा, लेकिन आपके जो दाम है ना, जैसे 100 रुपए किलो है, उससे कम दर पे बिकवा सकता हूँ मैं, पूरे दाम नहीं मिलवा सकता इसके। अब किसान सोचेगा कि यार इससे अच्छा है कि मेरी फसल खराब हो जाए, मैं इसको कम दामों पर बेच देता हूँ। अब जहां पर किसान को 100 रुपए किलोग्राम मिल रहा था, वहां किसान को 60 रुपए किलोग्राम में बेचना पड़ गया आड़ती के थ्रू किसी भी एफसीआई गोदाम को। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें कितना बच गया, 40। 100 रुपए किलो का रेट था, 60 रुपए किसान ने बेचा, 40 रुपए बच गया। अब इस 40 रुपए को ये किसकी जेब में जाएंगे, ये 40 रुपए या तो आड़ती की जेब में जाएंगे, या फिर एफसीआई के जो अधिकारी बैठे हैं, जो करप्ट अधिकारी हैं, उनकी जेब में जाएंगे। लेकिन इस किसान का रेट सरकारी खाते में कितना चढ़ाया जाएगा, पूरे 100 रुपए, ठीक है। 100 रुपए का रेट था, 60 रुपए में खरीदा किसान से, लेकिन कितना चढ़ाया जाएगा, 100 रुपए किसान के नाम पर। बाकी के 40 रुपए को कौन ले जाएगा, या तो आड़ती ले जाएगा या फिर एफसीआई के अधिकारियों की जेब में चला जाएगा। इस तरह से एफसीआई के गोदामों में करप्शन होता है, तो सरकार इसको भी खत्म करना चाहती है कि ये करप्शन भी रुक जाए। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरे ये तीनों ही टॉपिक्स और किसानों के तीनों ही नए कानून समझ आ गए होंगे मेरी इस वीडियो को देखने के लिए। और अगर आपको लगता है कि ये तीनों कानून किसानों के लिए अच्छे हैं या बुरे हैं, तो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में अपनी विचारधारा को जरूर प्रकट कीजिएगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।